नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त पड़ चुकी है, लिहाजा अब बिहार अनलॉक की राह पर है। आज बिहार सरकार ने अनलॉक का ऐलान करते हुए कई और रियायतें दी हैं। ये रियायतें 7 जुलाई से लागू होंगी। अनलॉक 4 में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कौन सी रियायतें दी गई हैं, पहले वो जानिए फिर खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। इस बीच अनलॉक 4 में सीएम नीतीश ने कई बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब राज्य में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने का ऐलान किया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए 11वीं और 12वीं या इसके ऊपर के ही बच्चों को बुलाने का निर्देश है। अभी इसका सीधा मतलब है कि 10वीं तक के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने नाश्ते की दुकानों को खोलने की भी इजाजत सरकार ने दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के आधार पर संचालन होगा। स्कूल, कॉलेज के स्टाफ के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। और अब बिहार में अनलॉक 4 की 10 बड़ी बातें भी जान लीजिए। क्या हैं अनलॉक 4 की 10 बड़ी बातें? 11वीं 12वीं के स्कूल में 50% स्टूडेंट्स जा सकेंगे, ये पहली बड़ी बात। कॉलेजों में भी 50% स्टूडेंट्स जा सकेंगे। 50% स्टूडेंट्स के साथ शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर अब सामान्य रूप से खुलेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे अनलॉक 4 में। प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगी। साथ ही शादी, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी थोड़ी छूट दी गई है। शादियों में अब 50 लोगों की अनुमति है। अंतिम संस्कार, श्राद्ध में भी 50 लोगों के शामिल की अनुमति होगी। बारात, जुलूस और डीजे की इजाजत नहीं होगी। अभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। खबर तो समझिए। जाहिर तौर पर बिहार में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन रियायत का मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है। अभी भी सावधानी बरते जाने की जरूरत है। बिहार में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,500 से भी कम रह गई है। संक्रमण की दर अब 0.09% पहुंच चुकी है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.47% पहुंच चुकी है। रविवार को 1,09,635 लोगों की जांच में मात्र 109 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना में लगातार 3 दिनों से एक भी मौत नहीं हुई है। 4 जून के आंकड़ों के मुताबिक 8 जिलों में 1-1 नए मामले आए हैं, वहीं 7 जिलों में 2-2 नए मामले आए हैं। लिहाजा सरकार ने इन आंकड़ों को देखते हुए और छूट देने का फैसला लिया है। हालांकि अभी भी जिम, बच्चों के स्कूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और सावधानी बरते जाने की जरूरत है। मिथिलांचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब उन्हें इंडिगो एयरलाइंस की भी सर्विस मिलेगी। आज से दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 2 महानगरों कोलकाता और हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट सेवा शुरू हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। कोलकाता से दरभंगा की पहली इंडिगो फ्लाइट ने दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड किया और कुछ इस तरह लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। खास बात यह रही कि कोलकाता से दरभंगा आने वाली फ्लाइट में बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे और विमान के पायलट के तौर पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी रहे। कोलकाता में उड़ान के पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने केक काटा। दरभंगा पहुंचने पर मंत्री संजय झा ने इस मौके पर खुशी जाहिर की और आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट के बड़े एयरपोर्ट की फहरिस्त में शुमार होने की उम्मीद जताई। ये आइडिया था उड़ान स्कीम, जो छोटे एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का। ये अगर प्रधानमंत्री जी का ये स्कीम नहीं आता तो एयरपोर्ट कहां से बनता उड़ान स्कीम? ये तो मोदी जी का ड्रीम था उड़ान स्कीम, और उसमें दरभंगा एयरपोर्ट लगता है उसके उनके ड्रीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट में इमर्ज किया है उड़ान स्कीम में। बहुत सारा एयरपोर्ट खुला भी।
वहीं इस मौके पर यात्रियों और स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताई। इन्हीं में से एक हैं गुलाम सुबहानी, जो इंडिगो की फ्लाइट से हैदराबाद जाने वाले अपने बेटे को छोड़ने आए थे। ये आज मेरा लड़का पहली फ्लाइट इंडिगो से जो है हैदराबाद जा रहा है और हम आए यहाँ तो हमको बहुत खुशी हुई। और ख़ास के जो है मिथिला से जो इंडिगो खुला है तो इससे हमारे दरभंगा वासियों का और इस इलाके के अगल बगल जो जिला वासी है उन लोगों का भी। 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट पर दिल्ली मुंबई से स्पाइस जेट की उड़ान शुरू हुई थी। फिर हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा का विस्तार हुआ और अब करीब 8 महीने बाद 5 जुलाई से इंडिगो की फ्लाइट ने भी कोलकाता और हैदराबाद से उड़ान भरनी शुरू कर दी। इंडिगो के विमान की शुरुआत के साथ ही दरभंगा से अब हर रोज 10 विमान उड़ान भरेगी। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब खबर तो समझिए, मिथिलांचल वासियों को अब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इस खबर के मायने यही हैं। कोलकाता और हैदराबाद से भी अब हवाई सेवा इंडिगो की शुरू हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक स्पाइस जेट ही हवाई सेवा मुहैया करा रही थी। अब इंडिगो की भी एंट्री हो गई है। जाहिर है सेवाएं बढ़ेंगी तो किराया भी सस्ता हो सकता है। फ्लाइट पकड़ने के लिए पहले लोगों को पटना आना पड़ता था। मिथिलांचल के लोगों को और आसपास के जिले के लोगों को पटना से दरभंगा की दूरी तकरीबन 138 किलोमीटर है। पटना आने के लिए मिथिलांचल वासियों को 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। अब मिथिलांचल वासी दरभंगा से फ्लाइट सीधे पकड़ सकेंगे। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण की कवायद भी तेज हो गई है और यात्रियों की संख्या के मद्देनजर नए टर्मिनल भवन भी बनेंगे। और वहीं आने वाले दिनों में कार्गो व्यवस्था और यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा और ऐसी तकनीक भी लगेगी जिससे रात में भी फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके। दरभंगा से पिछले साल 8 नवंबर को विमान सेवा शुरू हुई थी और पहले दिन यहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सेवा शुरू की गई थी। कोरोना संकट के दौर में भी दरभंगा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस सेवा चलाई गई थी और बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में यहां से यात्रियों ने उड़ान भरी थी। अब बात मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों की। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 17 से 22 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, हरकत में दिख रही है केंद्र सरकार। केंद्र में विस्तार से राज्यों में बेड़ा पार, दूसरी पारी का पहला विस्तार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें 30 मई 2019 की शाम की हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दोबारा दिखने वाली हैं। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास की हलचल तेज है। जानकारी के मुताबिक लगातार 2 दिन पीएम मोदी ने लंबी गोपनीय बैठकें की। रविवार की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। रविवार शाम 5 बजे से शुरू हुई बैठक देर रात 11 बजे तक चलती रही। इसी तरह शनिवार को भी शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठक चली थी। बेहद गोपनीयता बरतते हुए की गई हैं ये बैठकें। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों की सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए के कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। चलिए अब समझते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले बात यूपी की। उत्तर प्रदेश से 3 या 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बिहार से 2 या 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से 1 या 2 मंत्री शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र से भी 1 या 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। राजस्थान से 1 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री बनाया जा सकता है। अलग होने के बाद लद्दाख को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी मिल सकती है। असम और उत्तराखंड के पूर्व सीएम को भी केंद्र में मौका मिल सकता है। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की भागीदारी भी बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि गठबंधन दल भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जा सके। खबर है कि कैबिनेट में अपना दल, जेडीयू, एलजेपी और वाईएसआर कांग्रेस से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रभार वाले 9 मंत्री अतिरिक्त मंत्रालय छोड़ सकते हैं।
इन मंत्रियों में प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्रियों को और जोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए, दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और मौजूदा वक्त में 53 मंत्री हैं, यानी 28 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। 28 की जगह है, 53 मंत्री अभी हैं, ऐसे में 28 और मंत्रियों के लिए जगह है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जाहिर है विकास में और भी तेजी आएगी, गति आएगी। और इस बार जेडीयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पहले ही कहा है कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में इस बार शामिल हो सकता है। पहले विस्तार में, पहले जो कैबिनेट का गठन किया गया उसमें जेडीयू ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन इस बार जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, साफ है। वो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी है और मोदी कैबिनेट का इसी हफ्ते विस्तार हो सकता है। ये एक बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है। कई मंत्रियों का विभाग बदलेगा, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 17 से 22 नए चेहरे। करीब 4 सालों बाद आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव वर्चुअली कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक तौर पर संबोधित करते नजर आए। लालू के संबोधन में वो पुराना अंदाज और आवाज की वो पुरानी खनक तो नहीं थी, लेकिन इस दौरान लालू कार्यकर्ताओं में जोश भरते जरूर नजर आए। अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। कभी अपने भाषण की शैली से रैलियों में तालियां बटोरने वाले लालू यादव करीब 4 सालों बाद पहली बार आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर सार्वजनिक तौर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। लालू की आवाज में भले ही वो खनक नहीं थी, बीमारी और कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कमी नहीं की। विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, देखिए हम टूटने वाले नहीं हैं। लालू ने सबसे पहले आरजेडी की स्थापना के दौर को याद करते हुए बताया कि पार्टी का नाम दक्षिण के राज्य कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज समाजवादी रामकृष्ण हेगड़े ने राष्ट्रीय जनता दल सुझाया था। इसके पहले बहुत सारी बातें करते थे, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ। लालू ने पुराने दौर को याद करते हुए नीतीश कुमार का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने ही नीतीश को केंद्र में कृषि मंत्री बनवाया था। कि मैंने 5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। उन दिनों में नहीं केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन परवाह नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहाँ पर उन्होंने करके बनवा दिया था। शायद कृषि मंत्री थे। लालू ने इस दौरान तेजस्वी के नेतृत्व के साथ साथ तेज प्रताप के भाषण शैली की भी खूब तारीफ की। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना है, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले।
देखिए लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। लालू ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्द पटना लौटेंगे और पूरे बिहार में घूमेंगे। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना, पटना ही नहीं पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। आखिर में लालू ने आरजेडी के स्थापना दिवस पर केक काटा और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पटना से अमित कुमार के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए, दरअसल लंबे वक्त के बाद लालू सक्रिय दिखे। तकरीबन 4 साल बाद लालू ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सार्वजनिक तौर पर संवाद किया, वर्चुअली जुड़े। 32 मिनट के भाषण में लालू ने पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की। इससे पहले भी हालांकि लालू 10 मई को सामने आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को लालू को जमानत दी थी। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू अभी बेटी मीसा के घर पर हैं। मीसा भारती के घर से ही लालू ने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। वहीं रामविलास पासवान की जयंती मनाकर सियासी दांव खेलने की कोशिश भी हुई। आरजेडी की नजर 6% पासवान वोटों पर है और जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी गर्मा सकती है। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब अब शहरों में भी घुसने पर आमादा है, लिहाजा लोग अपने सामानों के साथ पलायन को मजबूर हैं। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा, सब कुछ डूबा हुआ सा। बागमती नदी अभी भी अपना दायरा बढ़ा रही है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हाया घाट के 2 पंचायतों में पानी घुस जाने से किसानों की मेहनत पानी पानी हो चुकी है। 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अगर इस तरह से बढ़ा तो हो सकता है 1-2 दिन में गांव घर में भी पानी घुस जाएगा। अभी जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा है। गांव के जो इलाके हैं जहाँ वहाँ नहीं पानी, अभी इलाके में मैंने घर में पानी देखा। अब जरा बगहा के हालात देखिए। नाव पर सामान लादकर लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। नाव पर मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर सूटकेस और कई जरूरी सामान है। मसान और सिकरहना नदी तबाही मचा रही है। नदियों के जलस्तर में इजाफे के कारण दर्जनों गांव टापू बन चुके हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं नावों की लंबी कतार लगी हुई है और यह नजारा लगातार करीब बगहा के करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं जो टापू की तरह घिरे हैं। लेकिन उन इलाकों में अभी पहुंचने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह भंग है। हमें कुछ नाविक कैसी परेशानी आप लोग की हो रही है, बताइए। ना तो हिलाने में परेशानी है, अगर ना रही तो कोई काम ना हो। कैसे जीवन गुजर बसर चल रहा है लोगों का? बहुत बेकार गुजर है लोग का चल रहा है। न धान होता न गेहूँ होता, अब भूखे लोग तड़फड़ाता। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहर तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर अहियापुर थाने की है, जो चारों ओर से पानी से घिर चुका है। थाना जाने वाली सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। थाने में जब्त सैकड़ों गाड़ियां डूब चुकी हैं। सड़क किनारे जो घर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। उसे कि देखिए ये सामने ये अहियापुर थाना का भवन है और ये अहियापुर थाना पूरी तरीके से टापू बन गया है। इसके आसपास जो घर बने हुए हैं रास्ते में, उन घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। और आप देखिए जो ये जलराशि आप देख रहे हैं, यह थाने तक जाने वाली सड़क है। और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। जो लोग इन घरों में हैं, इन घरों से वे सब के सब पलायन कर गए हैं। और एक तस्वीर आप यहाँ देखिए कि ये थानेदार हैं और थाने के पदाधिकारी हैं। ये अपना ऑफिस जाने के लिए यहाँ तैयार हैं, लेकिन चूँकि यूनिफॉर्म की नौकरी है, सूट और बूट वाली नौकरी है, तो इस पानी में नहीं जा सकते। ये है मधुबनी की तस्वीर, जहां जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पानी पानी है। ट्रेन की पटरियों पर पानी ने डेरा जमा रखा है, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा है।
हालात को देखते हुए पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल ने कई ट्रेनों को जयनगर के बदले मधुबनी और सकरी रेलवे स्टेशन पर ही रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। बाढ़ से बिहार के कई इलाकों में फिर से त्राहिमाम है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राय, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार दास और मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी अकेले बिहार की है। इसे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को माना जाता है। बिहार में बारिश ने इस बार 23 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अनुमान से 140% ज्यादा बारिश हुई है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, यानी खतरा अभी भी बना हुआ है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं तालाब और नदियों के जलस्तर में 70% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांधों पर प्रशासन लगातार चौकस है। प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन बिहार को अभी तक बाढ़ से निजात नहीं मिल पाई है। यह जरूर है कि लगातार प्रशासन चौकसी बरत रहा है और कई बांधों पर निगरानी की जा रही है, लेकिन कई गांव में पानी घुस चुका है। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी रांची के एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी का निधन हो गया। भीमा कोरेगांव मामले में वो मुंबई जेल में बंद थे, लेकिन तबियत खराब होने पर 84 साल के स्टेन स्वामी को 30 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार से ही वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी थे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का भी आरोप था। एनआईए ने करीब 1 साल पहले रांची से स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने यूएपीए समेत कई धाराएं लगाई थी। स्टेन स्वामी पर पत्थलगड़ी के मुद्दे पर तनाव भड़काने का भी आरोप था। साथ ही उन पर राजद्रोह का भी केस दर्ज था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।